नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग परफेक्शन आईएएस का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज परफेक्शन आईएएस का जो मंथली मैगजीन निकलता है उसके वॉल्यूम 4 में जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए 2,78,725 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया। ये डाटा हमेशा बीपीएससी में डाटा पूछने का प्रचलन रहा है, तो इसको ध्यान में रख लेंगे। 2,78,725 रुपया का बिहार बजट पेश हुआ था इस बार। इस बिहार बजट में सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ शिक्षा पर खर्च हुआ। 52,639.3 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष जो कि 2023-24 है, राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और जो चालू वित्त वर्ष है इसमें राज्य ने 10.64% की विकास दर दर्ज की है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार विधानसभा के 21वें अध्यक्ष नंदकिशोर यादव तथा नरेंद्र नारायण यादव इसके उपाध्यक्ष बने हैं। तो बिहार विधानसभा अभी जो 17वीं विधानसभा चल रही है, इसमें बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं, तीसरे अध्यक्ष बने हैं नंदकिशोर यादव अवध बिहारी चौधरी का स्थान इन्होंने लिया है। और यह जो बिहार विधानसभा अर्थात किसी भी विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार ये ऐसा कहा गया है कि किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुनेगी। इसी आधार पर नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और यह जो 17वीं विधानसभा चल रही है बिहार की, इसके तीसरे अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट न्यूज है, भागलपुर में जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अनुसार 2023 से 28 में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है। हाल ही में इसका उद्घाटन, कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो चौथे कृषि रोड मैप जो कि 2023 से 28 के प्रावधानों के अनुसार भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम का एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, यह राज्य में बागवानी फसलों का तीसरा उत्कृष्टता केंद्र है, अर्थात 2 उत्कृष्टता केंद्र पहले बन चुके हैं। जर्दालू आम भागलपुर की अनोखी आम की किस्म है। यह अपनी हल्की पीली छिलके और विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है। और सब्जियों का जो उत्कृष्टता केंद्र है नालंदा के चंडी में स्थित है। तो भागलपुर में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है और नालंदा के चंडी में सब्जियों का उत्कृष्टता केंद्र पहले से है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार विधानसभा में एनडीए ने विश्वास मत प्राप्त किया, अर्थात फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारा था और बिहार विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना लिया और उसी के तहत नंदकिशोर यादव फिर से विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और इस सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया है। तो बिहार विधानसभा में 129 मत इन लोगों को प्राप्त हुआ है और इस तरह से विश्वास मत प्राप्त हो गया। जबकि जो 243 सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या 243 है कुल सदस्य संख्या, उसमें से 122 वोट जीतने के लिए आवश्यक था और इन्होंने 129 प्राप्त करके बहुमत प्राप्त कर लिया है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखते हैं, सरकार में सदन का विश्वास है, यह पता लगाने के लिए एक फ्लोर टेस्ट होता है जिसे विश्वास मत कहा जाता है। जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो अध्यक्ष शक्ति परीक्षण के लिए बुलाता है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियाँ उन्हें शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने की अनुमति देती है। ऐसा ही शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर मामला, ये 2020 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की शक्ति को बरकरार रखा था कि अगर प्रथम दृष्टता यह लगे कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर सरकार को बुला सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, नीतीश कुमार बने बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री। तो इस बार नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, जो कि 28 जनवरी 2024 को एनडीए के साथ उन्होंने मिलकर 9वीं बार शपथ ली है। पिछले 10 साल में 5 बार इन्होंने गठबंधन बदला है और 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। नीतीश 17 साल से अधिक समय से बिहार के सीएम हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन सहयोगियों आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन हाल ही में किया था और उसके बाद से सरकार बनाई थी। इस सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 डिप्टी सीएम हैं। तो 2 डिप्टी सीएम का नाम याद होना चाहिए, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा।
नीतीश कुमार दल बदल विरोधी कानून क्यों नहीं लागू होता नीतीश कुमार पर? दल बदल विरोधी कानून के अनुसार यदि 1/3 अर्थात 1/3 से कम सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वे अयोग्य हो जाते हैं। नीतीश कुमार पार्टी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वे सभी सदस्यों के साथ मिलकर नया गठबंधन में ही शामिल हो जाते हैं, इसलिए उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, अर्थात सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने 18वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया है। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया हो गया, जबकि वास्तविक जीएसडीपी 2022-23 में 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपया हो गई है। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपया, याद कर लेंगे। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो उच्चतम होगा वो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना, दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर है, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में सबसे न्यूनतम सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद अररिया और सीतामढ़ी, सबसे ज़्यादा पटना, बेगूसराय, मुंगेर, सबसे कम शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 9.4% है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 9.4% है। 2023 में जनसंख्या घनत्व बढ़कर 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है। ये डाटा याद रखना जरूरी है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो जन घनत्व है कितना हो गया है, तो 1388 बिहार का जन घनत्व हो गया, जबकि जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार ये जो जन घनत्व है बिहार का 1106 है। प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित रूप से 953 महिलाएं हैं, अर्थात लिंगानुपात 953 है। बिहार में शहरीकरण का जो दर है 17.1% हो गया है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, और जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पटना जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। हवाई परिवहन का आकार 2011-12 में 30 करोड़ रुपए से 7 गुना बढ़कर 2022-23 में 228 करोड़ रुपया हो गया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान का पटना में निधन हो गया है। डॉक्टर उषा किरण खान जिन्हें पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था, इनका पटना में निधन हो गया है। उन्होंने 2011 में उनका जो मैथिली उपन्यास है भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2012 में उनका जो पुस्तक है सृजनहार के लिए उन्हें भारतीय संस्कृति संबंध परिषद से कुसुमांजलि साहित्य सम्मान मिला था, और 2015 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। वो मूल रूप से दरभंगा जिले के लहरियासराय जो जगह है वहाँ की रहने वाली थी। नेक्स्ट न्यूज है। जमुई जिले में मिली भगवान सूर्य की पालकालीन मूर्ति। तो पालकालीन मूर्ति भगवान सूर्य की मिली है, और यह कहाँ मिली है? जमुई जिले में, जमुई जिले के सिझोड़ी गाँव में, जमुई जिले के सिझोड़ी गाँव में पालकालीन मूर्ति है मिली है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो 10वीं शताब्दी पालकाल की है। पालकाल का संबंध 10वीं शताब्दी से है। वर्ष 2022 में जमुई में ही खुदाई के दौरान पालकाल का एक शिवलिंग भी मिला था। अब पालकाल का भगवान सूर्य का मूर्ति मिला है इसी जमुई जिले से। पालकाल के बारे में कुछ दिए हुए हैं। तो संस्थापक पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका शासनकाल 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक रहा था। पाल शासक कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ ये पाल भी शामिल थे। अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 पक्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। पालों ने सोमपुरा महाविद्यालय, उदंतपुरी सहित भव्य मंदिर और मठों का निर्माण किया था। नालंदा और विक्रमशिला के महान विश्वविद्यालयों को इन्होंने पाल वंशों ने संरक्षण भी दिया था। नेक्स्ट न्यूज है। जीरो लैब बिहार के तहत 90 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। जीरो लैब इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना के सहयोग से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है इच्छुक उद्यमियों को विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अवसरों के बारे में जागरूकता, विचार समर्थन का उपयोग करके अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। NIT पटना को मिलेगा इंक्यूबेशन सेंटर।
अर्थात ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है NIT पटना में स्थापित किया जाएगा। तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को 2004 में NIT पटना में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक नियुक्त। बिहार पुलिस ने अपनी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 86 वरिष्ठ वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है। बिहार पुलिस की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नई नियुक्ति से पहले वरिष्ठ वैज्ञानिकों की संख्या केवल 21 थी, जो अब 86 नियुक्ति हुई है। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज को सफल बनाने के लिए यह नियुक्ति की गई है। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज ये बिहार पुलिस की एक पहल है, जिसके अंतर्गत 75 दिनों के अंदर किसी घटना का जो FIR होता है वो FIR दर्ज करके 75 दिनों के अंदर उन्हें न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। नेक्स्ट न्यूज है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत प्रोत्साहन शुरू। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में आई थी बिहार के लिए। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर प्रोत्साहन देना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु है सभी प्रकार के वाहनों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 2 पहिया वाहन और 5 पहिया वाहन और सभी हल्के भारी वाहनों के लिए खरीद पर 50% से 75% तक रोड टैक्स डीलर द्वारा पंजीकरण के समय सब्सिडी दिया जाने का ये प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में इसका उद्देश्य है राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को बढ़ावा देना। बिहार का लक्ष्य है कि 2028 तक खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में 15% वाहन शामिल होना चाहिए। इससे बिहार इलेक्ट्रिक नीति से क्या लाभ होगा? पहली 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1.25 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोटर वाहन कर पर 75% तक की सब्सिडी है और शुरुआती 3 वर्षों में सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण एशिया में पक्षियों की सुरक्षा के लिए पटना घोषणा पत्र जारी हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षियों के अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में पटना घोषणा पत्र जारी किया। इसका उद्देश्य है पक्षी संरक्षण में CAF और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के साथ देशों और संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इससे संबंधित बिंदु हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और पटना घोषणा पत्र जारी की गई। पटना घोषणा पत्र से संबंधित प्रमुख सिफारिश है प्रवासी पक्षियों के अवैध हत्या, कहीं ले जाने और व्यापार पर एक टास्क फोर्स का गठन करना है। बिजली की तारों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों के वितरण पर डेटा संग्रह करना है। पक्षियों के बिजली के झटके और टकराव की रोकथाम और शमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ तथा प्रमुख स्थलों पर जल पक्षियों में नियमित रूप की निगरानी करना है। ये पटना घोषणा पत्र में ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की वर्तमान पूर्वानुमान प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा। एक बार फिर बिहार का जो कोई इनिशिएटिव है उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की ये बात हो रही है। तो बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पंचायत स्तर पर हर 15 मिनट पर मौसम की जानकारी प्रदान करती है। फिलहाल राज्य में 5 दिनों का सटीक मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाता है। बिहार की सभी पंचायतें मौसम बिहार से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत 15 मिनट पर मौसम की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस इनिशिएटिव को पूरे देश में अपनाए जाने की बात चल रही है। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी है राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए बिहार के अन्य मॉडल, जो कि बिहार में पहले शुरू हुआ और इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। हर घर बिजली योजना, स्मार्ट मीटर, जीविका, हर घर नल का जल और बीजों की डोर स्टेप डिलीवरी, इन सभी योजनाओं को पहले बिहार में शुरू किया गया है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी शुरू हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार ऑर्थोपोडिक्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, जो कि राजगीर में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय बिहार ऑर्थोपोडिक्स एसोसिएशन राजगीर में संपन्न हुआ। इसमें देश भर के हड्डी विशेषज्ञ जो शामिल हुए थे। इसमें यह वार्षिक सम्मेलन बोकॉन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित हुई थी और इसका थीम था ट्रिप्स, ट्रिक्स और इनोवेशन। नेक्स्ट न्यूज है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के नए डिप्टी CM। ये न्यूज़ पहले भी कवर किया जा चुका है। बिहार में 2 डिप्टी CM बने, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा।
ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं। डिप्टी सीएम को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती है। भारत में पहले डिप्टी सीएम बिहार में ही बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, और राज्य के पहले सीएम बने थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के बाद वह बिहार में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हो गए थे अनुग्रह सिन्हा। कर्पूरी ठाकुर 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व वाली राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम बने थे। जब कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही है तो हाल ही में इस वर्ष कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो के.एम. शर्मा बनाम देवीलाल और अन्य का मामला 1990 का यह मामला है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देवीलाल की नियुक्ति को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उप प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन उन्हें प्रधानमंत्री की कोई शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ईबीसी आयोग बनाने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। अर्थात सरकार ने ईबीसी आयोग बनाने का जो फैसला लिया था उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में ईबीसी के राजनीतिक आरक्षण का विरोध करने के लिए बिहार में इनके आबादी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। बिहार के यूएलबी चुनावों में ईबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण दिया गया था 2022 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीएम नीतीश कुमार ने आधुनिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का उद्घाटन किया। इस आधुनिक प्रणाली से सभी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों से एक साथ त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा। उन्होंने नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ्स नीतीश नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस जो है आने वाली आपदा जैसे वज्रपात, बाढ़, लू और ठंडी लहर से 30 मिनट पहले लोगों को सचेत करेगा। अर्थात बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आने वाली आपदा जैसे वज्रपात, बाढ़, लू और ठंडी लहर से 30 मिनट पहले लोगों को सचेत करने के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम नीतीश है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूर्वी भारत की पहली कैंसर उपचार मशीन लॉन्च की गई है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है जो कि पटना में ये उद्घाटन हुआ है। इसे व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। कैंसर के इलाज के लिए यह पूर्वी भारत का पहला और देश का दूसरा आधुनिकतम मशीन लगाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार में छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए 10,000 रुपये का एक मुफ्त भुगतान शामिल है। यह प्रस्ताव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था। इससे संबंधित तथ्य हैं, 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई को मंजूर करने के लिए एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए 140.74 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और 107 पशु एम्ब्यूलेटरी वैन और 8 पशु उठाने और ले जाने वाले वाहनों की खरीद पर 41.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, बागवानी महोत्सव 2024 पटना में संपन्न हुआ। तो पटना में बागवानी महोत्सव कहाँ हुआ? पटना में हुआ। इसका आयोजक था राज्य कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय। और इस बागवानी महोत्सव के जो आयोजन का उद्देश्य था बिहार के बागवानी किसानों और उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए प्रोत्साहित करना, नवीन आयामों को बढ़ावा देना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रत्येक साल जनवरी में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पवन कुमार सराफ और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ का पुरस्कार दिया गया था इस बागवानी महोत्सव में। नेक्स्ट न्यूज है, इफ्को किसान ने लॉन्च किया कृषि देव ज्ञान ऐप। कृषि देव ज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? इफ्को किसान ने। प्रमुख सहकारी उर्वरक संस्था इफ्को की अनुवांशिक कंपनी इफ्को किसान ने कृषि देव ज्ञान ऐप विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है खेती बाड़ी को लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाना। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु हैं, कृषि ज्ञान एक एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण कृषक दर्शकों तक कृषि संबंधी जानकारी को प्रसारित करना। यह एप्लीकेशन किसानों को फसल चक्र के दौरान फसल के विकसित होने या उसे प्रभावित करने वाले कीड़ों या रोगग्रस्त फसल के संबंध में अपलोड की गई छवियों के आधार पर उनके खेतों में उगने वाले फसल से संबंधित समस्याओं का निदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज है, 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण हुआ है बिहार में और यह लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से। बिहार के 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थान
में लोकार्पण हुआ है। उन्होंने जो 466 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से द्वितीय चरण के तहत निर्मित IIT पटना के 24 नए शैक्षणिक और आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM बोध गया के नवनिर्मित अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के 4 शैक्षणिक ब्लॉकों की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT भगवान भागलपुर की नवनिर्मित इमारत का भी उन्होंने लोकार्पण किया। नेक्स्ट न्यूज है बिहार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू, अर्थात बिहार में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है जो कि करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए हैं। केंद्र सरकार भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती है जिसे आयुष्मान भारत कहा जाता है। तो जिन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वे लोग बिहार के जो निवासी होंगे बिहार सरकार के बिहार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जा रहा है। बिहार की स्वास्थ्य बीमा योजना पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार अपने संसाधन से वहन करेगी। बिहार में करीब 1.79 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है खनख्वाह मनेर शरीफ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की मांग की गई है। तो खनख्वाह मनेर शरीफ के बारे में बात होगी। खनख्वाह मनेर शरीफ जो है अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। इस पुस्तकालय के पांडुलिपि संग्रहों में मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत पुस्तक थी उसका एक प्रति सुरक्षित है। मनेर शरीफ में 2 प्रमुख सूफी संतों हजरत सुल्तान उल मखदूम शेख यहिया मनेरी और हजरत मखदूम शाह दौलत मनेरी की कब्रें हैं। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित मनेर शरीफ दरगाह की पहचान देश के सबसे पुराने सूफी केंद्र के रूप में होती है। बिहार के केवल 2 स्थान बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा का महाविहार के अवशेष को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। अब इस दरगाह को शामिल करने की बात की जा रही है, मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लाखपतियों दीदियों की दूसरी बड़ी संख्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक लाखपति दीदी की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। लाखपति दीदियों की संख्या के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर तथा पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। लाखपति दीदी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपया होती है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में लाखपति दीदी के प्रशिक्षण का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट न्यूज है बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित करने के लिए अपने साथ ले गए थे। अवशेषों और कला खजानों की दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। उन्हें भारत में या विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए उधार नहीं दिया जाता है, लेकिन थाईलैंड की सरकार ने वो विशेष अनुरोध किया था कि वहाँ पर जो प्रदर्शनी लग रही थी थाईलैंड में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसमें बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अर्हता सरिपुत्र और अर्हता मोदग्लियान के अस्थि विशेष प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे पूर्व 2022 में मंगोलिया में एक प्रदर्शनी के लिए भी इन अस्थियों को मंगोलिया ले जाया गया था और इस बार थाईलैंड ले जाया गया और बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर इस अस्थियों को लेकर थाईलैंड गए थे। राष्ट्रीय संग्रहालय के अवशेषों को कपिलवस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्हें 1898 में बिहार के एक स्थल से बरामद किया गया था जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पशुधन की समस्याओं का अध्ययन करेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में स्थित है, इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों संस्थान पशुओं की जटिल समस्याओं पर सहयोगात्मक अध्ययन करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी की स्थापना 24 नवंबर 1995 को बेंगलुरु में हुई थी और लाभदायक और टिकाऊ पशुधन उत्पादन के लिए उत्पादकता बढ़ाने में ये इंस्टीट्यूट मदद करता है। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को देश भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे में 38 रेलवे स्टेशन शामिल है। यह पूर्व मध्य रेलवे बिहार में है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इन 38 स्टेशनों में बिहार के 22 स्टेशन शामिल हैं। इसके साथ 77 रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
रोड अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे और कम ऊंचाई वाले सबवे परियोजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार सरकार बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण के लिए राज्य सरकार ने अनुरोध को मंजूरी दी है। हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत संरेखित BIWRMP को 4415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। यह 30% बिहार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि विश्व बैंक से 70% के लिए ऋण प्रदान करेगा। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा, बाढ़ के खतरों को कम करना और बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। यह न केवल लंबे समय से लंबित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूरा करेगा, बल्कि बिहार में सदियों पुराने बांधों के मरम्मत में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव से लंबे समय तक सुरक्षा के लिए उन्नत उपाय लागू करेगा। नेक्स्ट न्यूज है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। यह श्रेणी 1 का दर्जा पाने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद अर्थात NAAC के उच्चतम A++ रेटिंग इसे प्राप्त हुई थी और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है नदियों के स्वास्थ्य पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश हुआ। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों के स्वास्थ्य पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश किया है। इसके अंतर्गत 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी, बागमती आदि नदियों के 98 बिंदुओं पर नमूना जांच पर आधारित रिपोर्ट में पानी में मल गैलीफॉर्म बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार 1000 MPN प्रति 100 ml से अधिक मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वाले नदी के पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यहाँ पे इसमें मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति देखी गई है। गंगा के पानी नमूनों में 92,000 MPN प्रति 100 मिलीमल कैलिफोर्म बैक्टीरिया शामिल थे, जो कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैले हुए थे। नेक्स्ट न्यूज है शहरों के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान। बिहार सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगी। हाउसिंग कॉलोनियों, पार्कों, उद्योगों और नलों के विकास के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी। बिहार में लगभग 139 वैधानिक शहर, 60 छोटे जनगणना शहर और 14 शहरी शहर हैं जो 38 जिलों में विभाजित हैं। इसके अलावा बिहार में 251 शहरी स्थानीय निकाय भी हैं। बिहार में शहरी विकास की समग्र जिम्मेदारी राज्य शहरी विकास एवं आवास विभाग के पास होती है। बिहार पर्यटन नीति 2023 को हाल ही में मंजूरी मिली है। राज्य कैबिनेट ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य है बिहार में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना, पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना, पर्यटन स्थलों के निकट मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यटन स्थलों पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। यह नीति बिहार को 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी और इसमें निवेश के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना भी की गई है। इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक निवेश पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी और यह सब्सिडी सीमा अधिकतर 3 करोड़ रुपया की होगी। 50 करोड़ रुपए तक 25% और अधिकतम 10 करोड़ रुपया। 50 करोड़ से ऊपर निवेश करने पर 25% की सब्सिडी और अधिकतम 25 करोड़ रुपया की ये सब्सिडी होगी। सब्सिडी का 50% वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर, 25% 2 साल के वाणिज्यिक संचालन के बाद और 25% वाणिज्यिक संचालन के 5 साल बाद भुगतान किया जाएगा। अन्य वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है भूमि खरीद, बिक्री और हस्तांतरण के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। 5 साल तक वाणिज्यिक परिचालन पर GST की 80% प्रतिपूर्ति की जाएगी और नई पर्यटन इकाइयों के लिए बिजली शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। नीति में स्थानीय पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरित प्रमाणीकरण, MICE बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है प्रोजेक्ट वीर गाथा
3.0। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार के 10 स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट वीर गाथा देश के वीरों को युवाओं से परिचित कराने का एक प्रयास है। यह जो परियोजना है, यह राष्ट्र प्रथम के मूल्यों को मजबूत करने के लिए 2021 में रक्षा मंत्रालय और बिहार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है खेल से संबंधित। बिहार ने 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवंस चैंपियनशिप 2024 जीती है, जिसका आयोजन हुआ था IIT गांधीनगर में। यह जो बिहार की सब जूनियर बालक और बालिकाओं की रग्बी टीमों ने लगातार यह तीसरी बार जीत हासिल की है। बिहार ने उड़ीसा को हराकर जीत हासिल की है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। बिहार से संबंधित पुस्तक और लेखक। टूटे वादे, बिहार में राजनीति, अपराध और राजनीति। पुस्तक का नाम है टूटे वादे, बिहार में जाति, अपराध और राजनीति, और इसके लेखक हैं मृत्युंजय शर्मा। धन्यवाद।